कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? लॉकडाउन है, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। थोड़ा स्थिति खराब है, वैश्विक महामारी है, सब परेशान हैं। लेकिन ये सही मायने में एक कड़ी परीक्षा है उनके लिए भी जो खुद के भरोसे पढ़ रहे थे। उनके लिए तो जैसा था वैसा ही है सब कुछ। लेकिन जो लोग इंस्टीट्यूशन के भरोसे थे और जो लोग बाहर रह रहे थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सबसे पहली बात है कि आप लोग सेफ रहिए। और जब प्रधानमंत्री जी खुद आकर के कह चुके हैं कि जान है तो जहान है, तो सबसे पहले जान बचाइए। और जान बचाने के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जो है उसको भी जारी रखिए। और किताबें आप लोग को नहीं मिल पा रही है, शायद लॉकडाउन ख़त्म होते ही 65 का मेंस हो जाए, 66 का प्रीलिम्स का कुछ हो जाए। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो रख लिया लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, और अभी कुछ मिल भी नहीं पा रहा है। पहले तो कुछ लोग किताबें भी खरीद लेते थे। जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है उनको बहुत फ़ायदा है क्योंकि उनके पास किताबें हैं। लेकिन जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, जिनका ग्रेजुएशन पहले हो गया, वो कहीं काम कर रहे थे या कहीं काम कर रहे हैं, अभी उनको बीपीएससी देने का मन किया, उनका 65 का प्री निकल गया लेकिन मेंस के लिए वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, मुश्किल तो सभी के लिए है। और फ़ोन आ गया मेरा, तो इस मुश्किल घड़ी में मैं आप लोग का जितना भी हेल्प हो पाएगा मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, और जो भी हैं जैसे भी हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के जिसके बारे में बहुत सारी कॉल आती है। और मैं जो 65 मतलब मैं जो 66 के लिए जो क्लास ले रहा हूँ, मैं 65 के लिए तो किसी बच्चे का क्लास नहीं ले रहा अभी, लेकिन जो 66 के लिए मैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में वो बच्चे नहीं हैं लेकिन सब कमीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनको जो भी हिंदी में इंग्लिश में जो भी पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लोगों का कि माध्यम। मैं कुछ बात करने आया हूँ आज आप लोगों से, और मैंने ग्रुप जो है उस ग्रुप में ये बात आज कह दी है कि आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं अपने नाम के साथ पोस्ट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप लोग का आता है वो आता है कि माध्यम का प्रॉब्लम। हिंदी माध्यम वाले परेशान हैं अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय को रख करके। इंग्लिश माध्यम वाले को किताबें तो मिल जाती है लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं ऑप्शनल को उतना अच्छा से, या बेहतर तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, या कोई ढंग का किताब उनको नहीं मिल पा रहा है, या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, अल्टीमेटली आप लोग का एक ही गोल होना चाहिए और वो गोल है आंसर राइटिंग का। पढ़ आप कितना भी लें, समझ आप कितना भी लें, ज्ञान आप कितना भी अर्जित कर लें, आपका एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए और वो अल्टीमेट गोल आपका है आंसर राइटिंग का। क्योंकि वो आंसर राइटिंग ही आपके चरित्र को एग्जामिनर के आगे लेकर के जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक पे, आप किसी भी विषय पे किस प्रकार से सोचते हैं। सिविल सर्विस की मतलब प्रिपरेशन में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इंपॉर्टेंट ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वहां से नहीं बनते जहां से आप पढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता तो सिविल सर्विस फिर सिलेबस में टॉपिक्स क्यों लिखती? सिविल सर्विस में तो फिर किताबें लिख दिया जाता कि आप ये किताब पढ़ लीजिए तो वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस वहां से नहीं बनता जहां से आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन वहां से पढ़ता है जहां आप पढ़ने के बाद सोचते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा यहां से बनता है। तो अल्टीमेटली आपका एक ही गुरु होना चाहिए इस पूरे सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में। वो आप पीटी की तैयारी करें, आप मेंस की तैयारी करें, आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आप ऑप्शनल की तैयारी करें, आप जीएस की तैयारी करें, आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अल्टीमेटली आपका एक ही गुरु होना चाहिए, वो है आपका दिमाग। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको सब कुछ बनाता है। खैर, मैं फिलोसॉफिकल बात नहीं करने आया हूं आज आप लोग के सामने। मैं ये कहने आया हूं कि माध्यम, देखिए, एक बहुत प्यारा सा बात है जो अक्सर हमको लगता है, पता नहीं बाकी कितने लोगों को ये चीज लगता है, ज्ञान अर्जित करने का कोई माध्यम नहीं होता। ज्ञान अर्जित करने का कोई माध्यम नहीं होता कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। अगर कोई टॉपिक आपको स्लट्स की इक्वेशन नहीं आता, आप स्लट्स की इक्वेशन किताब से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप स्लट्स की इक्वेशन को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप स्लट्स की इक्वेशन को गूगल कीजिए, 1000 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मोर देन 1000 वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप स्लट्स की सीख सकते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने का कभी कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, आप जो एक्सप्रेस करेंगे उसका माध्यम है, और उस मायने में आपका माध्यम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप हिंदी माध्यम से हैं, आप इंग्लिश माध्यम से हैं, आप कोई भी किताब पढ़िए, आप वहां से ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन जब लिखें तो आपका जो भाषा होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और स्पेशली जब आप ऑप्शनल का आंसर लिखते हैं तो वहां पे भाषा पर जो मतलब
वो सब क्या कहते हैं, जो भाषा है वो आपका विषय परक होना चाहिए। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स की चीजें लिख रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लैंग्वेज आप यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जनरल मायने में मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब आप विषय में जाते हैं तो उसका मतलब ही कुछ और बदल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग इस पे देखना चाहे तो इंग्लिश में वस्तुओं के लिए इकोनॉमिक्स में गुड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और बचपन से हम लोग गुड पढ़ते आ रहे हैं कि गुड मतलब अच्छा होता है। तो इसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कोई बड़ा बवंडर खड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो ज्ञान अर्जित करने का कोई भाषा नहीं होता, वो आप किसी भी माध्यम से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जब आप लिखें तो आपका भाषा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यानी कि आपकी लिखावट की जो भाषा है आपको काम उसके ऊपर करना है, ज्ञान अर्जित करने वाली भाषा पे आपको काम नहीं करना। दूसरा चीज है बुक लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के सामने आता है या मेरे सामने जो चीज आप लोग खड़े करते हैं वो है बुक लिस्ट। वैसे तो मैंने जब सिलेबस डिस्कशन किया था तो बुक लिस्ट के बारे में बात किया था, लेकिन वो जो बुक लिस्ट है वो बहुत डिटेल्ड बुक लिस्ट है, ठीक है। जब आप वैसे जब 66 की तैयारी कर रहे हैं तो वो बुक लिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब आप 65 की तैयारी कर रहे हैं, 65 का मेंस आपको लिखना है, तो आपको एक लिमिटेड सोर्स पे जाना होगा। वैसे तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि लिमिटेड सोर्स पे ही आप लोग रहिए, लेकिन जब आपका एग्जाम इतना नजदीक है तो बिल्कुल लिमिटेड हो जाइए। लिमिटेड होने का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या लिमिटेशन है ये इसका आइडिया नहीं है हमको। इंडियन इकोनॉमी के लिमिटेशंस का आइडिया नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मृणल का वीडियोस देख सकते हैं। मृणल पटेल का जो वीडियोस है वो वीडियोस आप तो देख सकते हैं कि जो उन्होंने अनअकैडमी पे पेड बैच में पढ़ाया वो वीडियोस भी फ्री में अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आप उनके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं इंडिया का और बिहार का, तो वहां से आपका इंडियन इकोनॉमी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ने को मत प्रेफर कीजिए, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा अगर आप पार्ट 1 की बात करें कि पार्ट 1 में आपको इकोनॉमिक्स में आपको क्या लिमिट सोर्स करना है, तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि जो ग्रेजुएशन पहले होते थे ना, पहले जो ग्रेजुएशन होते थे जब से सेमेस्टर सिस्टम हमारे यहाँ लागू नहीं था, तो उसके पहले ईयर वाइज होता था एग्जाम। तो ईयर वाइज जब एग्जाम होता था तो वहां पे माइक्रो मैक्रो इस तरह करके सिर्फ एक एक किताब में ही सारी चीजें आ जाती थी, और वो साहित्य भवन की किताबें होती थी, ठीक है। तो आप ना झिंगन या साहित्य भवन, झिंगन और साहित्य भवन दोनों को कंपाइल करके अगर पढ़ सकते हैं, या तो आप झिंगन पढ़ लीजिए या तो आप साहित्य भवन। मैं जब पुराने क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहा था तो आप देखेंगे कि झिंगन के क्वेश्चन से, झिंगन के चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो आप झिंगन एक रिलायबल सोर्स है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था पहली बार भी कि झिंगन को भगवत गीता कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स के या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको तो इस चीज की आइडिया होगी ही कि जो झिंगन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आहूजा समझने के लिए। लेकिन जब आपका एग्जाम इतना नजदीक है तो आपको एक ऐसे सोर्स पे जाना चाहिए जहां आपका मटेरियल मिल जाए, ठीक है। मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक आपके सामने है। और एक और चीज मैं आपसे कहता हूं कि कुछ लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, रेंट वगैरह पढ़ना है। देखिए आप सिलेबस उठाइए, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि अब सिलेबस में वो पार्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वो सब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़िए, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़िए, मार्केट्स पढ़िए, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आते हैं तो जनरली हमारा जो सिलेबस है वो शॉर्ट रन पे बात करता है, ठीक है, क्लासिकल केन्स की बात करता है। लेकिन आप देखेंगे कि कई साल ऐसा हुआ है जब सोलो मॉडल पूछ दिया गया है, मतलब लॉन्ग रन मॉडल्स जो हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए अक्सर जब भी कोई टॉपिक जो मतलब ऐसा होता है ना कि जो ऐसे उछल रहा होता है, पानी के ऊपर तैर रहा होता है ना, तो जैसे अभी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, फिर ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, तो इसके कारण बिजनेस साइकिल मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं ये 1% भी नहीं कह सकता कि बिजनेस साइकिल मॉडल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं एक आइडिया आप लोग को दे रहा हूं कि बिजनेस साइकिल मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ग्रोथ को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हालांकि ग्रोथ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिजनेस साइकिल एक बार देख लेना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज है, एक चीज जो मैं कह रहा था, मैं पिछले वीडियो में भी वो बात कह चुका हूं कि जो ह्यूमन ग्रोथ वाला बात है, ह्यूमन कैपिटल वाला बात है, रॉमर का मॉडल हो गया, लुकास का मॉडल हो गया, तो चूंकि पिछली बार जो है वो रॉमर लुकास को नोबेल मिल चुका था, तो वो मॉडल भी थोड़े पानी के ऊपर तैर रहे हैं।
लेकिन पॉवर्टी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस बार जब नोबेल मिला तो पॉवर्टी टॉपिक तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सब। तो मतलब चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से तरीके से समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि अल्टीमेटली आप जब भी कहीं अफसर बनेंगे, आप जब भी कहीं कुछ करेंगे, तो जो भी रोल आपका प्ले होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ही होगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी यहां खत्म होती है कि आप चीजों को एक बार खुल के देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है बहुत ही सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है, लेकिन जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो आपको एक क्या कहते हैं, एक सिविल सर्वेंट के तौर पे उसको देखना चाहिए। आप एक अफसर होंगे और उस नजरिए से आपको चीजों को देखना चाहिए। इन्फ्लेशन को उस नजरिए से देखिए, पॉवर्टी को उस नजरिए से देखिए, ग्रोथ मॉडल को उस नजरिए से देखिए। फिर बात आती है पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस बैंकिंग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अब बहुत बुरी तरह से प्रस्त हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो अब आप एक चीज देखेंगे, 64 का जो मेंस था उसमें क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया था, तो 65 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न जो है वो बहुत ही बदलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ट्रेडिशनल से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें देखना होगा। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अब आपको ट्रेड बैरियर्स देखने होंगे कि क्या कोरोना के बाद लोग ट्रेड बैरियर्स के ऊपर बात करेंगे, नहीं करेंगे, ट्रेड बैरियर का सिचुएशन क्या होने वाला है, बीओपी का सिचुएशन क्या होने वाला है, आईएमएफ का रोल क्या होगा जब भी आप कोरोना से बाहर निकलेंगे। तो ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन का पैटर्न बदलने पे भी आप तैयार रहिए। मैं कभी भी ये चीज नहीं कहता कि आप देखिए, पहले जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एग्जाम होता था वो ग्रेजुएशन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे ना, वही क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। जो ग्रेजुएट आप जब पेपर उठा के देखेंगे, आप 41st बीपीएससी का देखेंगे, 47th बीपीएससी का देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो ग्रेजुएशन में आपने एग्जाम में लिखा था वही चीज बीपीएससी में भी पूछा जा रहा है। लेकिन अब वो पैटर्न बदलेगा, क्योंकि अब आपको एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखना है इकोनॉमिक्स को। अब आप एक स्टूडेंट की नजर से देखेंगे तो आप बीपीएससी जैसे एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। मैं एक तरह से आप लोग को बोर तो नहीं कर रहा हूं ना ये सब बातें बता के। जो भी है, आप लोग अगर देखिए, ऑनलाइन क्लासेस मैं दे सकता हूँ, मेरे पास अभी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, इसके अलावा कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। मैं एक बहुत दुख की बात बताऊं तो बात यह है कि मेरा बीपीएससी ऑप्शनल से रिलेटेड जो फोल्डर था मेरे लैपटॉप में, मैंने गलती से उस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर दिया है। ये 1-1.5 महीने पहले की बात है, तब से मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मैं बताऊं, मेरे उसके ऊपर मेरा 2.5 साल का मेहनत, 2 साल का मेहनत था, वो मैं पूरी तरह से फोल्डर में डिलीट कर चुका हूं। आप लोगों में से कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मेरी हेल्प कीजिए वो फाइल फोल्डर रिकवर करने में। अगर वो रिकवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं नोट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। बुक का सारा डिजाइन, सारा कंटेंट, सारा मैटर सब खत्म हो चुका है। मैं दोबारा लिखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ किताब। और मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस है, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ। आप जैसे चाहें वैसे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल सकती है। उसके अलावा जो हेल्प होगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। 20-25 क्वेश्चंस जब हो जाते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई किसी तरह से अगर मेरे से आप लोग हेल्प चाहते हैं तो आप लोग बताइए। ठीक है, मैं उस तरह का भी हेल्प आप लोग के सामने करूंगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियोज आएंगे, ठीक है, जैसे भी होगा वीडियोज आएंगे। आप लोग अपने प्रॉब्लम इस महामारी में मैं आप लोग का जितना हेल्प कर सकता है मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास चाहिए, देखिए अगर चाहिए ऑनलाइन क्लास तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जो भी है बुक लिस्ट पे आप लोग ज्यादा फोकस मत कीजिए, जो है वही पढ़ लीजिए। 65 बहुत नजदीक है, उसको क्लियर कीजिए, अफसर बनिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।